गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रहे थे ना इंट्रोडक्शन चैप्टर का, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिए हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन 23-24 के आसपास तक शायद कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हम स्किप कर दे रहे हैं। 25 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल। इम्पैक्ट का मतलब तो आप जानते होंगे, प्रभाव। तो अगर कीमत बढ़ती है, एडिबल ऑयल का मतलब होता है वो खाने वाला जो तेल वगैरह है ना, जैसे सरसों तेल हो सकता है, आपका रिफाइन हो सकता है। तो कहता है टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन प्राइस, मतलब अगर एडिबल ऑयल्स का कीमत बढ़ेगा ऑन द डिमांड ऑफ एडिबल ऑयल इज कंसर्न ऑफ। जाहिर सी बात है, कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, ये बात तो अपनी जगह सही है। लेकिन ये जो स्टडी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, माइक्रो के अंदर स्टडी करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन है हमारा, डिमांड से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। यानी किसी भी वस्तु की जब कीमत बढ़ती है तो उसका डिमांड घटता है। ये सिचुएशन, ये स्टडी कहाँ किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। राइट आंसर होगा माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं। ओके, अच्छा क्यों स्टडी करते हैं मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि डिमांड चैप्टर जो होता है, जो डिमांड का टॉपिक है वो माइक्रो में पढ़ा जाता है, सप्लाई का टॉपिक भी माइक्रो में पढ़ा जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर भी माइक्रो में पढ़ा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ सीएनजी ऑन द डिमांड ऑफ सीएनजी कार इज कंसर्न्ड विद। अच्छा सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बस घुमा दिया गया है, बस यहां पर रख दिया गया सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल देखते हो ना, प्रचलन चला हुआ है सीएनजी का, कार ऑटो सब चल रहा है पटना में। तो भैया डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, सीएनजी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड तो घटेगा। ठीक है, ये डिमांड चैप्टर में ऐसा होता है, लेकिन ये टॉपिक हम कहां पढ़ते हैं, माइक्रो में कि मैक्रो में? तो राइट आंसर इज माइक्रो। राइट आंसर इज माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। डैश इज वन ऑफ द कंसर्न ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब हम महंगाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब हुआ महंगाई। हम महंगाई को माइक्रो में पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को माइक्रो में पढ़ते हैं, कि कंज्यूमर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ते हैं, कंज्यूमर के चॉइस को पढ़ते हैं, कि पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ते हैं। सोचो जरा आप। रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो मैक्रो में पढ़ा जाता है, आप जानते हो कि ये मैक्रो में पढ़ते हैं एमए। बेरोजगारी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कंज्यूमर चॉइस माइक्रो में पढ़ते हैं। पूछो क्यों? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो टॉपिक होता है, यूटिलिटी, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर, सब माइक्रो में पढ़ा जाता है। ओके, चलिए, तो कंज्यूमर चॉइस जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। देखिए 28 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 28 में बोल रहा है विच ऑफ दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। इंटरेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ऑप्शन ए। एग्रीगेट डिमांड, नहीं सर, एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब ही है टोटल। टोटल डिमांड के बारे में बात हो रही है, तो जो चीज टोटल है, एग्रीगेट है, जाहिर सी बात है कि वो बड़े स्केल पे पढ़ा जा रहा है, वो लार्ज स्केल पे स्टडी किया जा रहा है। लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल नहीं, ये भी मैक्रो लेवल पे है। महंगाई और मंदी को जब हम कंट्रोल करते हैं तो ये भी तो मैक्रो लेवल पे ही ना काम करता है। सीआरआर आप समझते हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो। तो 28 नंबर में कहता है विच ऑफ दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरेक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 29 पर आते हैं। देखिए कहता है डैश इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स डोमेन। माइक्रो इकोनॉमिक डोमेन्स क्या क्या है? हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट,
स्ट्रेंथिंग ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर, स्टैग्नेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या इंक्रीज द सीएनजी रेट बाय आईजीएल। आईजीएल कोई कंपनी है। अब देखिए 29 पर आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक डोमेन, इंटरेस्ट रेट, ओके, रुपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग करना, ये तो मैक्रो में आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी मैक्रो में आता है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हम लोग फंस रहे हैं कि भैया क्या होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर, आप पढ़े होंगे, अगर आप बैंकिंग चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको ब्याज दर याद आ रहा होगा। महंगाई और मंदी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में, तो ये भी तो हम मैक्रो में ही पढ़ते हैं भाई। फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में पढ़ा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर रुपीस। तो जाहिर सी बात है एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात हो रही कि अगर वो सीएनजी का रेट बढ़ा देगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो डी इज द राइट आंसर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हम नहीं बताएंगे, ये भाई आपको ही बताना होगा। पढ़िए जल्दी से इस क्वेश्चन को। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन मैक्रो में आता है क्योंकि पूरे देश के लेवल पे पढ़ा जाता है, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ा जाता है, पूरी इकोनॉमी को लेकर हम पढ़ते हैं। ये भी मैक्रो में आता है कि नहीं आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो में आता है, तो राइट आंसर तो डी ही हुआ ना जी। चलिए, विच ऑफ दीज आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाहर है। अब देखो आप कौन कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो में आता है, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो में आता है, स्टडी ऑफ फर्म माइक्रो में आता है। तो भैया माइक्रो में क्या नहीं आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो में आता है क्योंकि पूरे देश का ग्रोथ पढ़ते हैं ना, इसलिए मैक्रो में आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ माइक्रो में नहीं आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो में आता है। ओके, चलिए अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 32, रुक जाइए 32 छूट जाएगा। कहता है द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर कॉइन्ड बाय, मतलब माइक्रो और मैक्रो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुनिएगा कि माइक्रो और मैक्रो एक ही इकोनॉमिक्स से आया है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसने बताया। प्रोफेसर सैमुअल्सन, प्रोफेसर ये गिफन, रैगनर फैरिश या ईगल। जल्दी बताइए, मैंने क्लास में आपको बताया रैगनर फैरिश के बारे में। रैगनर फैरिश ने, देखिए शायद आपको याद है कि नहीं, मैंने क्लास में बोर्ड पे पढ़ाया था 1933 में रैगनर फैरिश ने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था माइक्रो MI और एक था मैक्रो MA। याद आ रहा है आपको, मैंने ये टॉपिक आपको बताया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रैगनर फैरिश। चलें आगे, चलिए 33 पे आते हैं। डैश इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस कौन सा टॉपिक है जो मैक्रो के डोमेन से बाहर है। देखिए जहां तक मुझे पता है कि हम लोग नेशनल इनकम को मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, पूरे देश का व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आय निर्यात, ये सब पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो भैया मेरे एक ही तो बच रहा है जो मैक्रो में नहीं आता है, कंज्यूमर बिहेवियर। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो 34 नंबर, आप खुद बोलो, हम बहुत कुछ आपको बता चुके हैं, अब आप अपना दिमाग लगाइए। जब हम एग्रीगेट बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, टोटल मतलब बड़े लेवल पे सभी लोगों का।
अब जाहिर सी बात है जब हम एग्रीगेट बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे तो मैक्रो ही ना होगा जी। नॉर्मल सी बात है यार, तुम लोग भी हद करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 35 हम पहले भी करवा चुके हैं आपको इस तरह का क्वेश्चन। 37 अच्छा है भाई, इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 37 आप सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहे हैं, स्टडी द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी के ओवरऑल बिहेवियर मतलब हर एक बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हर एक चीज को समझने की जब स्टडी करते हैं, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर होता है कि पॉजिटिव कि मैक्रो। जहां तक हमको लगता है कि जब हम पूरे इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब पूरे इकोनॉमी को, तो जाहिर सी बात है यार ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। लॉजिकल बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, आप अपना दिमाग लगाइए थोड़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, किस किस चीज पर फोकस करता है, आप खुद सोचो। एक बार अपना दिमाग लगाइए, आप बच्चा की जैसा मत सोचिए ना, बता दीजिएगा अरे भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो देखो ना, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दा, आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, सब तो इसी में आ रहा है। चलिए, फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑन। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का फोकस बेसिकली किस पर होता है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आप खुद पढ़िए एक बार। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी किस पे फोकस करता है इस ऑप्शन में से? अरे मेरे भाई, देखिए किसी भी वस्तु की कीमत जब डिटरमाइन की जाती है तो ये पढ़ा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एमआई में। मार्केट ऑपरेशन भी हम पढ़ते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये भी हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन जब हम बेरोजगारी जैसे प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एमए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अच्छा कुछ रैंडमली क्वेश्चन डिस्कशन करें आपके साथ, मजा आएगा। सीक्वेंस से तो बहुत पढ़ लिए, आइए कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन रैंडमली उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पर आइए। 49 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रैंडमली करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन हो गया। कहता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हम किस में देखते हैं, कैपिटलिज्म में, फेडरलिज्म में, सोशलिज्म में, या एनार्चिज्म में? कहाँ पढ़ा जाता है सबसे ज्यादा? देखिए सोशल वेलफेयर आप पढ़े होंगे जब मैंने आपको इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ाया था ना, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जिसको हम कहते हैं, समाजवाद, सोशलिज्म, साम्यवाद, कम्युनिज्म, जब आपको ये सब चीजें हमने पढ़ाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो सोशल वेलफेयर की सबसे ज्यादा बातें कहाँ होती है, सोशलिज्म में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखिए, द टर्म लेसेस फेयर, लेसेस फेयर इकोनॉमी, लेसेस फेयर सिस्टम किसको कहते हैं? लेसेस फेयर का मतलब होता है फ्रीडम, जहां हर किसी को आजादी है। कैपिटलिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था, कैपिटलिज्म को लेसेस फेयर इकोनॉमी कहते हैं, जहां हर किसी को फ्रीडम है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कर रहे हैं, डैश होल्ड्स द बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड लीव इकोनॉमिक अफेयर्स प्राइमरली टू मार्केट इज नोन एज। पहले ना रिलैक्स होकर आप सवाल समझिए, क्वेश्चन नंबर 51 को अच्छे से पहले समझिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां सरकार विश्वास करती है, गवर्नमेंट बिलीव करती है, इकोनॉमिक अफेयर्स मार्केट के हाथ में छोड़ देती है, मतलब पब्लिक के हाथ में फ्रीडम से छोड़ देती है। गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये लोग देश का विकास कर देंगे। तो जानते हो आप, कैपिटलिज्म
और कैपिटलिज्म को ही हम कहते हैं लेसेस फेयर सिस्टम। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट को ये बिलीफ होता है कि आर्थिक जो विकास है, डेवलपमेंट है, जो बेसिक है, छोटा छोटा नहीं, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट की हम बात नहीं कर रहे, छोटे छोटे डेवलपमेंट। अब हाईवे तो नहीं ना बनाएगी भाई, कोई प्राइवेट कंपनी हाईवे डैम्स तो नहीं बनाएगी, वो तो सरकार को ही करना पड़ेगा। लेकिन जो छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं वो अपने आप प्राइवेट सेक्टर्स करने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखिएगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉफिट रादर देन सोशल वेलफेयर इज अ की गाइडिंग प्रिंसिपल। किसमें यह सबसे ज्यादा पाया जाता है? पढ़िए एक बार क्वेश्चन। मतलब प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करना, सामाजिक वेलफेयर पे ध्यान नहीं देना, ये सबसे ज्यादा कहां होता है? कैपिटलिज्म में। अब देखो ना, कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या पब्लिक के भलाई के लिए है? क्या अंबानी परिवार हमारे भलाई के लिए है? आंसर इज नो। एक समय था उन्होंने फ्री में इंटरनेट चलाने दिया, फिर उसके बाद वसूलना शुरू कर लिया। अब तो भैया 2 दिन रिचार्ज ना रहे तो कॉल आना कॉल जाना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट मोटिव। अगर भाई रिचार्ज नहीं करोगे तो यूजलेस हो जाएगा ना, तो फिर उनको इतना बड़ा खर्च करने से फायदा नहीं होगा, इसलिए आपको रिचार्ज करना जरूरी है। तो जो भी प्राइवेट कंपनियां होती है वो सोशल वेलफेयर पे फोकस करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में सबसे बड़ा फर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। जल्दी देखिए, एक बार खुद से सोचिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि सोशलिज्म में ना सेंट्रल प्लानिंग की यूज होती है, जबकि कैपिटलिज्म में मार्केट को यूज किया जाता है, बाजार को समझा जाता है। तो सेंट्रल प्लानिंग का इस्तेमाल कहां होता है, जिसको आप आज के डेट में नीति आयोग बोलते हो? 2014 से पहले इसका नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। बाद में मोदी जी ने इसका नाम नीति आयोग रख दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोलते हैं नीति आयोग को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। ये क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है? इन डैश गवर्नमेंट मेक ऑल इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन। इसमें गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट, नॉर्मेटिव या कमांड इकोनॉमी? अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन सोशलिज्म में लेती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में लेती है। अरे भैया कमांड इकोनॉमी उसी को तो कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही तो कमांड इकोनॉमी कहा जाता है। तो राइट आंसर डी हुआ ना, समझे? सोशलिस्ट इकोनॉमी को ही हम लोग कमांड इकोनॉमी कहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि जो दुनिया की सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमीज है, वो सबसे ज्यादा क्या फॉलो करती है? मिक्स्ड। गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट भी काम करे और प्राइवेट कंपनियां भी काम करे, सरकारी कंपनी भी रन करे और प्राइवेट कंपनी भी रन करे। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार 47 देख लीजिएगा। मैंने बोला ही था चलो रैंडमली कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इफ यू हैव राइट टू ओन प्रॉपर्टी and mean of production, you are in socialist economy, capitalist economy, mixed economy या पोलिस्ट इकोनॉमी? 47 देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इफ यू हैव राइट टू ओन प्रॉपर्टी, अगर आपको अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, अपने रिसोर्स को अपने जैसा इस्तेमाल करने का अधिकार है। अब देखो ना, आपका पैसा है जहां भी खर्च करो, आपके पैसे हैं जहां भी यूज करो, आपका पैसा है जिस तरह से यूज करो। तो जब ये आपको फंडामेंटल अधिकार मिलता है, जब आपको ये फंडामेंटल राइट मिलता है, तो उस समय आप किस इकोनॉमिक्स में होते हैं? तो किस इकोनॉमिक सिस्टम को हम ऐसा बोलते हैं? कैपिटलिस्ट। अरे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिंपल यार, हमें फ्रीडम मिलती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 46 में कह रहा है डैश इज द सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड मीन ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए डैश इज द सोशल सिस्टम मतलब एक सामाजिक सिस्टम है जहां इंडिविजुअल के पास एक अधिकार है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी रख सकता है, रिसोर्स को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, अपने पैसों को अपने हिसाब से खर्च कर सकता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में ये सब चीजें हमें मिलती है, सिंपल। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर। देख क्वेश्चन नंबर 45 पे क्या बोल रहा है, कहता है विच ऑफ दिस इज अनकॉमन इन कैपिटलिज्म। कौन सा है जो कैपिटलिज्म में बड़ा अनकॉमन है, मतलब वो कैपिटलिज्म में पाया ही नहीं जाता। सोच के देखिए। देखिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप सबसे कम होता है कैपिटलिज्म, ये बात एकदम सच है, मतलब ये कैपिटलिज्म में कॉमन है। मार्केट फोर्स का सबसे ज्यादा रूल होता है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, थोड़ा स्पेलिंग एरर है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर प्रधान देश होता है कैपिटलिज्म, ये भी बात सही है। लेकिन क्लासलेस सोसाइटी नहीं, ये तो गलत है भैया। इवन सो आज जो हमारे देश में सोसाइटी बट गया ना भाई लोग, अमीर वर्ग, मिडिल वर्ग, गरीब, मिडिल में भी बट गया, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, हायर मिडिल। भैया जो समाज बटा है अमीर गरीब के बीच की जो लड़ाई बढ़ी है वो तो कैपिटलिज्म के कारण ही हुआ है, समझे? तो कहिए कि क्लासलेस सोसाइटी नहीं, क्लासफुल सोसाइटी। कैपिटलिज्म समाज को क्लास में बांटता है, तो ये बोल रहा है अनकॉमन, इसमें से कौन सा कैपिटलिज्म का कैरेक्टर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए तो आज के लिए क्या हम लोग इतना ही रखा जाए, आज का टॉपिक यही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और बचेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट पार्ट का, वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।